हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JGD लर्निंग पॉइंट में। गाइस, इसके पहले पार्ट 1 में आपको रिडक्स चैप्टर के बारे में ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में डिटेल में बताया गया है। उसमें आपको ऑक्सीकरण की पूरी डेफिनेशन बताई गई है पुरानी अवधारणा के अनुसार और आधुनिक अवधारणा के अनुसार, और अपचयन की भी डेफिनेशंस बताई गई हैं। आज हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक का कार्य करता है और कौन अपचायक का काम करता है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रिडॉक्स को इंग्लिश में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। यहां पर हम लिख सकते हैं रिडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। रिडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो है क्या? रेड प्लस ऑक्स। यहां पर रेड का मीन्स है रिडक्शन, जिसको भी यह कहा जाता है अपचयन, और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, और इसको आप कहते हैं ऑक्सीकरण। रिडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। रेड प्लस ऑक्स मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट कर लें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण से समझ लिया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिंक और जिंक की रिएक्शन HCl से के साथ कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में। तो ये फॉर्म कर रहा है ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके साल्ट बनाती हैं, लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ऐसा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पर 2HCl कर दिया जाए। अब यहाँ पर हम रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में सीख रहे हैं, तो आप सबसे पहले आवेश यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिए ताकि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानने में आसानी रहे। तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है मुक्त अवस्था में, और इस पर कोई आवेश नहीं। HCl को जब हम ब्रेक करते हैं तो H पर प्लस का चार्ज और Cl पर माइनस का चार्ज आता है। हम ब्रेक करना इसके पहले आपको सिखा चुके हैं पार्ट 1 में। जिंक पर प्लस का 2 चार्ज आएगा, जिंक 1 है, Cl पर 1 माइनस आएगा। और H2 होमो एटॉमिक, यहाँ पर किसी भी अणु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे H2O2 N2 ओजोन O3 और P4 फास्फोरस में, सल्फर एसिड में, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। अब आप इसमें परिवर्तन देख लें, जिंक पर 0 आवेश है और यह जो यौगिक बन रहा है जिंक का, इसमें जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ रही है।
तो यहाँ पर आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही कि कमी हो रही? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है ये भी हमने आपको बता रखा है कि किसी तत्व या यौगिक में उपस्थित परमाणु पर या आयन पर उपस्थित आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो 0 से +2 आप यहाँ पर लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, और वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यह अभिक्रिया यहाँ पर है ऑक्सीकरण। इसके बाद आप देख लीजिए HCl, यहाँ पर H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ऑक्सीकरण संख्या में कमी, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। ठीक, तो इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए ये रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए। FeCl3 + SnCl2 एरो FeCl2 + SnCl4, इसका नाम आपको पहले बताए जा चुके हैं सब इन कंपाउंड्स के। फेरिक क्लोराइड, स्टाइनस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, स्टाइनिक क्लोराइड। रिएक्शन को संतुलित करना है, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए और ये 2 लगा दीजिए, रिएक्शन पूरी संतुलित हो गई। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या ब्रेक करना सिखाया जा चुका है, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, और यहाँ पर देखेंगे तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अगर आप यहाँ पर ब्रेक करना नहीं सीख पा रहे हैं तो अभी आपको इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया जाएगा, सभी रूल्स को बताने के बाद। यहाँ पर Sn पर क्या है? Sn पर ऑक्सीकरण संख्या +2 है, क्लोरीन के 2 परमाणु है, इस पर +2 बनाएंगे। यहाँ पर Sn पर ऑक्सीकरण संख्या +4 है। तो अब आप परिवर्तन चेक कर लीजिए। FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, और FeCl2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। यहाँ पर परिवर्तन क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और कमी कहलाती क्या है? कमी अपचयन कहलाती है। तो ये अपक्रिया अपचयन की हो गई। और SnCl2 से SnCl4, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो रही है, तो वृद्धि हो रही है। यहाँ पर आप लिख लें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कहलाती है ऑक्सीकरण। तो इस अपक्रिया में भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रही हैं, इसलिए ये भी एग्जाम्पल रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि ऑक्सीकारक का काम कौन करता है और अपचायक का काम कौन करता है। मीन्स ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं, डेफिनेशन सहित एग्जाम्पल में देखा जाएगा। तो अब हम इसके बाद आपको बताएंगे ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। 10th क्लास में आपने केवल ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक सीखा है। यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड या इसके अबव आप पूरा चैप्टर सीख रहे हैं इसमें। तो देख लेंगे ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है, और इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ। और इसके बाद अभी हम सीखेंगे अपचायक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया में रिडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है।
उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, अपचायक पदार्थ, और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी भी, रिडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह अपचायक का काम करेगा, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा वह ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझें कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है और अपचायक पदार्थ कौन सा है। वही एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लें जिसके बारे में अभी आपने पढ़ रखा है। आप बहुत से एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। Zn प्लस HCl, दो मॉलिक्यूल ले लें यहाँ पर, ये फॉर्म करेगा ZnCl2 प्लस H2। तो अभी आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, मीन्स इसमें ऑक्सीकरण जिंक का हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है। तो यहाँ पर अपचायक पदार्थ कौन है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, तो अपचायक पदार्थ है यहाँ पर जिंक। और ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, ऑक्सीकारक पदार्थ, तो ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा, यहाँ पर H पर +1, Cl पर -1 और यहाँ पर H पर 0। अच्छा, Cl2 पर भी -1 यहाँ पर भी है और -1 यहाँ पर भी। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं की जा रही। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये अपचायक का काम कर रहा है। H +1 से 0 हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का काम करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन होगा, HCl। क्यों, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद में आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखकर समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लें और उसमें भी आप ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानना सीख लें। FeCl3 प्लस SnCl2 एरो, FeCl2 प्लस SnCl4 बैलेंस करना है, 2FeCl3 यहाँ पर 2FeCl2 कर लीजिए। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या इसमें है +3 और यहाँ पर है Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2। SnCl2 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2, SnCl4 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सब जगह पर -1 है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ लिख लेंगे आप। ऑक्सीकारक का काम कौन कर रहा है और अपचायक का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। तो आपको अभी सिखाया गया कि जिसका अपचयन होगा वह ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो अपचयन किसका हो रहा है, FeCl3 का।
क्यों? क्योंकि FeCl3 में प्लस का 3 ऑक्सीकरण संख्या है और ये परिवर्तित होकर +2 बना रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही, और कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो अपचयन किसका हो रहा है? FeCl3 का। तो जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक का काम करेगा, FeCl3। यहाँ पर आप चेक कर लें, SnCl2 से SnCl4 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, +2 से +4। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? ये अपक्रिया ऑक्सीकरण कहला रही। तो ऑक्सीकरण हो रहा है SnCl2 का, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है। SnCl2 इसमें अपचायक का काम करेगा। नेक्स्ट सी पार्ट एक और देख लीजिए आप। HgCl2 प्लस SnCl2 एरो Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बैलेंस करना है। यहाँ पर 2HgCl2 ले लीजिए और ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है। चेक कर लीजिए क्लोरीन के एटम कितने हैं? यहाँ पर 4 क्लोरीन यहाँ पर है और 2 ये 6, 4 क्लोरीन ये हो गए और 2 ये 6। Sn का 1 परमाणु है, Sn का 1 परमाणु है। मरकरी के 2 परमाणु हैं, मरकरी भी यहाँ पर 2 परमाणु है। HgCl2 का नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड और यह परिवर्तित होकर बना रहा है मर्क्यूरस क्लोराइड। SnCl2 का नाम स्टैनस क्लोराइड और SnCl4 का नाम है स्टाइनिक क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या आप रिप्रेजेंट कर लें तो Hg पर ऑक्सीकरण संख्या +2 है। हमने अभी फिर बताया कि अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या इस तरह से ब्रेक करके नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या नियम बताने के बाद आपको डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से। तो SnCl2 में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, Sn पर 2 ऑक्सीकरण संख्या आएगी और Hg पर यहाँ पर +1 चार्ज आएगा और Sn पर यहाँ पर +4 चार्ज आएगा। तो Hg+2 से Hg+1 हो रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही और कमी अपचयन कहलाती है। तो अपचयन किसका हो रहा है? HgCl2 का। ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर अभिकारक साइड से बताए जाते हैं। तो SnCl2 का +2 से +4 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, और वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो अगर आपने ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ को पहचान लिया और अपचयित होने वाले पदार्थ को पहचान लिया तो आप ऑक्सीकारक और अपचायक पहचान सकते हैं। यहाँ पर अब आप लिख लें कि कौन सा पदार्थ इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ है और कौन सा पदार्थ इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है। तो आप बताएं कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है जिसका अपचयन होता है? अपचयन HgCl2 का हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे HgCl2 ऑक्सीकारक पदार्थ है। और अपचायक पदार्थ कौन होगा? जिसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण हो रहा है SnCl2 का। क्लियर हो गया सभी को? तो इसके बाद में हम सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या और उसके नियम, फिर बहुत से यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब आप इसके बाद में देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम क्या है। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। ऑक्सीकरण संख्या, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? किसी यौगिक में एक परमाणु पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी यौगिक में एक परमाणु पर उपस्थित, किसी यौगिक में एक परमाणु पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं।
किसी यौगिक में एक परमाणु पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और भिन्नात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्नात्मक एवं शून्य भी होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम क्या हैं वो आप देख लें। अगर ये नियम आपको आते हैं तो किसी भी कंपाउंड में आप ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी इसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम कौन कौन से नियम हैं, आप विधिवत इनके बारे में जानकारी करें। पहला पॉइंट यहां पर रहेगा, लगभग सभी यौगिकों में, लगभग सभी यौगिकों में क्षार धातुओं की, लगभग सभी यौगिकों में क्षार धातुओं या क्षार धातुएं कौन सी होती हैं यहाँ पर देख लिया जाए। इसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लगभग सभी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ध्यान रखेंगे आप कि क्षार धातुओं की सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसके बाद में आप सेकंड पॉइंट देख लें, और सेकंड पॉइंट हम देखेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में। लगभग सभी यौगिकों में, लगभग सभी यौगिकों में क्षारीय मृदा धातुओं की, लगभग सभी यौगिकों में क्षारीय मृदा धातुओं की, यह भी देख लिया जाए कि क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम Ra, ये धातुएं आती हैं। तो ये कहलाती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या प्लस होती है। ध्यान रखेंगे आप ये भी, ये धातुएं आपको जहां पर भी मिल जाएंगी इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम Sr, Ba बेरियम और Ra रेडियम, ये धातुएं आती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। लगभग सभी यौगिकों में, लगभग सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, लगभग सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ध्यान रखेंगे आप। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्या रहेगा वो चेंज
एक बार देख लें, लगभग सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ध्यान रखेंगे आप, -1 होती है। तो ये किस तरह के यौगिक बनाते हैं? हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ मिलकर के और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ मिलकर के हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है। तो अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या लगभग सभी यौगिकों में +1 होती है, लेकिन क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो कौन सा यौगिक बनाता है वो देख लेंगे। यहाँ पर क्षार धातुओं के हाइड्राइड, क्षार धातुओं के हाइड्राइड कौन कौन से हैं? LiH, NaH, KH, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ मिलकर के MH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं और इन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ये आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और बाकी सभी जगह पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ये क्षार धातुएं हो गई, क्षार धातुएं। इसके बाद में आप देख लेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं? इसमें आता है बेरिलियम, ये BeH2 बनाता है, मैग्नीशियम MgH2, कैल्शियम CaH2, SrH2 और बेरियम BaH2Ra, वो रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्षार धातु में MH प्रकार के हाइड्राइड और क्षारीय मृदा धातु में MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती, आप ध्यान रखेंगे। तो आपने पढ़ लिया क्षार धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन, और इसको प्रदर्शित करते हैं X से। इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टिन भी होता है, लेकिन उसके यौगिक नहीं पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन की लगभग सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। हाइड्रोजन की लगभग सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया है हाइड्रोजन की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -1। यहाँ पर -1 क्या है? न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। कौन कौन से हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसको छोड़ करके? फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि
फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में प्रथम सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसकी न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या -1 व अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, 0 होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सभी हाइड्रोजन की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -1 और अधिकतम +7 होती है, इसको छोड़ करके, फ्लोरीन को छोड़ करके, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मीन्स यह कभी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है। इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -1 और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो ये रहे हाइड्रोजन के बारे में ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद में 4th पॉइंट में हम सीखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। लगभग सभी यौगिकों में, लगभग सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, लगभग सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ध्यान रखेंगे आप। और -2 वो भी ऑक्साइड के केस में। लगभग सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, किंतु पराक्साइडों में, पराक्साइड को आप कैसे पहचानेंगे? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा। पराक्साइडों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये होता है पराक्साइड बॉन्ड। इसमें कौन कौन आते हैं? कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, H2O2 है, BaO2 है, हाइड्रोजन पराक्साइड, बेरियम पराक्साइड। नेक्स्ट 3rd देख लें आप, H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे कैरोज एसिड भी कहते हैं, कैरोज का अम्ल। और दूसरा H2S2O8, यहाँ पर भी एक पराक्साइड बॉन्ड होगा, इसमें भी एक पराक्साइड बॉन्ड है, इन सभी में अभी एक पराक्साइड बॉन्ड है, इसका नाम है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे मार्शल्स अम्ल भी कहा जाता है। इसके बाद में देखें HNO4 पर नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर भी एक पराक्साइड बॉन्ड है, CrO5 ब्लू परक्रोमेट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर भी इसमें 2 पराक्साइड बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई से होता है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अक्सर एग्जाम में और पराक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड के हैं जो पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम आपको स्ट्रक्चर वाइज डिटेल में बताएंगे जब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। अभी हम नियम पढ़ रहे हैं। लगभग सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, किंतु पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 मीन्स जितने भी पराक्साइड बॉन्ड होंगे उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, -1 होती है। और सुपर ऑक्साइडों, यहाँ पर आप एक जरूर ध्यान रखेंगे, KO2, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की
ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है, माइनस हाफ आधी होती है, माइनस का हाफ होती है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स अभी देख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में आयनिक यौगिकों में और उदासीन यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या के बारे में देखते हैं। तो जो कि आपका पॉइंट नंबर तो यहाँ पर, किसी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव में भी पूछा गया है। किसी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, बेहतर आपको समझ में आएगा। अमोनिया NH3, अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो इसका आप x मान लीजिए। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया गया। और हाइड्रोजन की अभी आपने सीखा था कि सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं तो आप 3 गुना कर देंगे और बराबर 0 कहा गया है। किसी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने x मान ली और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, 3 गुना कर दिया, उस दोनों का योग 0 रख दिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। x + 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू 0, 3 आप उधर भेज देंगे तो x बराबर -3 मीन्स अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 है। नाइट्रोजन की -3, हाइड्रोजन का +1 और 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो जाएगा। -3 + 3 0 हो जाएगा। आपका पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक यौगिकों में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित आयनों के बराबर होती। आयनिक यौगिकों में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित आयनों के बराबर होती। ध्यान रखेंगे, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है आपके लिए। जैसे यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर हमने ले लिया MnO4 1- चार्ज। मान लीजिए कि आपको मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो आप मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या x मान लीजिए और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है लगभग सभी यौगिकों में। आपको बताया जा चुका है। कुछ परऑक्साइड थे उनको आपको अलग से बता दिया गया, तो ये परऑक्साइड नहीं है। तो 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, आप 4 से गुणा कर देंगे बराबर -1। क्यों -1? क्योंकि जो भी आयन उपस्थित होगा, जो भी आवेश उपस्थित होगा, वही सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या योग के बराबर होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x 4 दूनी 8 साइन माइनस का इक्वल टू -1। इसके बाद में -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 + 8
माइनस और प्लस मीन्स घटेगा, और साइन क्या रखेंगे, जो डिजिट बड़ी होगी साइन उसका रखा जाएगा। x इक्वल टू प्लस का 7, यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 7 है। इसके बाद में हम नोट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स अभी सीखेंगे। नोट नंबर फर्स्ट, जितने भी तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लें, मुक्त अवस्था में सल्फर S8 के रूप में होता है, मीन्स यहाँ पर सल्फर के अणु में सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। S8 अणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। ओजोन O3 के रूप में होता है। O3 अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। फास्फोरस P4 के फॉर्म में, तो फास्फोरस अणु में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नोट नंबर 2 देख लिया जाए। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है या +2 है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देख लें आप। H2O NH3 और आप देख सकते हैं यहाँ पर EN जिसको कहते हैं एथिलीन डाईएमीन, CO PH3 PY, डायमंड मीन्स हीरा, ग्रेफाइट ETC बहुत सारे हैं आदि की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। PY यहाँ पर पिरीडीन है जिसका फार्मूला C5H5N होता है। जैसे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, तो एक कार्नर पर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स सभी कार्नर पर कार्बन और हाइड्रोजन थे, अब वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन हट गया। पहले बेंजीन का C6H6 था, अब यहाँ पर क्या है C5H5N, ये है पिरीडीन। पिरीडीन का फार्मूला ध्यान रखेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फीन, एथिलीन डाईएमीन, अमोनिया, H2O, डायमंड ग्रेफाइट आदि, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट 4th पॉइंट में MnO4 1-, Cn-, NO3 1-, जो चार्ज है वही ऑक्सीकरण संख्या -1, और C2O4 2-, SO4 2-, CO3 कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, सल्फेट, कार्बोनेट, जो आवेश वही ऑक्सीकरण संख्या, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। और एक पॉइंट आप लास्ट ध्यान रखेंगे 5th पॉइंट पे, नोट नंबर 5 में आपको बताया गया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या लगभग सभी यौगिकों में -1 होती है। यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या लगभग सभी यौगिकों में -1 होती है।
-1 होती है, किंतु जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, +1 होती है। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट्स। अब इन्हीं पॉइंट्स की सहायता से हम सभी कंपाउंड्स में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे।